चलिए स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 6 है आज, पेज 137 पे, मैनेजिंग द मल्टी बिजनेस फर्म एंड एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज। अब इस चैप्टर में थियोरेटिकल कंटेंट में तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बाकी केस लॉज ज़्यादा हैं। तो पहले अपने थियोरी कंप्लीट करते हैं। जो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन में देखो, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम कुछ ऐसे ही था। अब इसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये सारे एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट ऐसा है कि आपका बिजनेस आप जिस तरीके से भी चला रहे हो, जो ऑपरेशंस या जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो वो तरीका भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे पहले अपने मैन्युअली सारा प्रोडक्शन प्रोसेस करते थे, फिर कंपनीज ने सेमी ऑटोमेशन किया। अब आज कंपनीज जो है वो फुल्ली ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। तो जितनी भी एंटिटीज है जहाँ पे मैकेनिकल या वो असेंबली लाइन और वो सब बेसिस पे काम हो रहा है, तो कंपनीज फुल ट्राई कर रही है कि लेबर इंटेंसिव हमें रहना नहीं है, जितना हो सके लेबर वाला जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम कर दो। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बिना वर्कर्स के ऑटोमेशन पे आज की डेट में काम कर रही है, काफ़ी सालों से कर रही है। कोका कोला का प्लांट है, ये पहले मेगा फैक्ट्रीज करके एक शो आता है, पहले नेट जियो पे या डिस्कवरी पे आता था। तो उसमें वो लोग पूरा फैक्ट्री का वर्किंग दिखाते थे, किस तरीके से कंपनीज काम करती है। कोका कोला की फैक्ट्री का मैंने उस पर पूरा वो सीरीज देखी थी। सिर्फ 2 लोग थे पूरी फैक्ट्री में, पूरे प्लांट में। जो कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट था, बॉटलिंग प्लांट से 2 ही लोग काम कर रहे हैं। एक वो सुपरवाइजर है जो ऊपर कैबिन में बैठा है, जो पूरी फैक्ट्री व्यू कर रहा है कि सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो भी सॉफ्टवेयर पे, या कहीं कोई ट्रबल शूटिंग या कुछ इशू आ जाए तो मैनेज कर सके। और दूसरा एक बंदा था जिसका काम इतना लिमिटेड था कि जो बॉटलिंग हो रही है, बॉटलिंग का प्रोसेस कैसा था, उनका कॉन्सेंट्रेट जो है कोका कोला का, वो किसी और फैक्ट्री पे बनता है। वो आपको पता है कि उनको ट्रेड फॉर्मूला सीक्रेट रखना है उस हिसाब से, तो सारा काम एक सेंटर पे नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट कहीं और बनता है। अब उसके अंदर वो सोडा और पावर वाला चीज फिलअप करके वो बॉटल बना रहे हैं। तो बॉटलिंग प्लांट में बॉटल्स भी बनती है। बॉटल्स में कैसे है, जो प्लास्टिक की बॉटल आप देखते हो, वो प्लास्टिक की एक छोटी सी ट्यूब जैसा होता है, उसको हीट करते हैं, उसमें ना हॉट एयर ब्लो करते हैं और वो मोल्ड बना होता है। तो वो प्लास्टिक का जो बबल जैसा है, वो उतना शेप ले लेता है जितनी प्लास्टिक की बॉटल है। तो बॉटलिंग वाला पार्ट, मतलब बॉटल बनाने वाला पार्ट हो गया। फिर उसके अंदर ये कॉन्सेंट्रेट फिलिंग होता है। कॉन्सेंट्रेट फिलिंग होने के बाद उसके अंदर सोडा फिलअप होती है एंड देन उसको पैक कर देते हैं। अब पैकिंग के बाद ना लेबलिंग होता है, वो बॉटल पे जो रेड कलर का कोका कोला का लेबल है, तो वो सारा ये मोटराइज उन्होंने पूरी चैनल बना रखी है फैक्ट्री में, और वो बॉटल्स वो चैनल के ऊपर घूमती रहती है, मोटर के थ्रू जो है फॉरवर्ड होती रहती है, और वो बॉटल घूमती है, उस पर लेबलिंग हो जाता है। अब जब ये लेबलिंग करते हैं, तो वो लेबल का जो रेड कलर है, वो रेड कलर कुछ टाइम के बाद वो बकेट में से खत्म हो जाता है, जिसमें वो लेबल डिप होके पे प्रिंट हो रहा है। तो एक बंदा रखा था जो वो रेड कलर खत्म होने पे बकेट से खाली उसके अंदर कलर डाल रहा है, बाकी कुछ काम ही नहीं। तो एक सुपरवाइजर जो टेक्निकल काम देख रहा है, और एक ये जो एम्प्लॉय वर्कर रखा है वो, ये 2 लोग मिलकर खाली पूरा बॉटलिंग प्लांट चला रहे हैं, बाकी कोई काम ही नहीं, सारा ऑटोमेशन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये स्टार्टिंग से ऐसी नहीं रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को समझ आ गया कि यार लेबर इंटेंसिव की जरूरत ही नहीं है, जब इंजीनियरिंग काम यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको ऑटोमेशन पे शिफ्ट कर दिया। तो इस टाइप से अपने प्रोसेसेस को इम्प्रोवाइज करते जाना, टाइम टू टाइम अपडेट करना, दिस बेसिक टेक्निक इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। जो था आपका, उसका सिस्टम चेंज कर दिया। अब उसी की कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा बहुत थियरी देख लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं, फिर बाकी टाइपोलॉजीज और वो सब भी देखा है। पढ़ना स्टार्ट करूँ ऑब्जेक्टिव्स। The following are the objectives for the entities to opt for BPR: boost effectiveness and produce higher quality products for end customer, improve efficiency in the production processes, cost saving in the long run, providing more meaningful work to employees, to be more adaptable and flexible towards future changes, enable new business growth and expansion. ठीक है, ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स यही होंगे। आपको इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर करनी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेजेस या कॉस्ट बढ़ रहा है उसको कट डाउन करना है, क्योंकि जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन आता है वहाँ थोड़ा बहुत वेस्टेज होने का चांस रहता है। मशीन्स में ऑटोमेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो एक ही पेस पे कंसिस्टेंटली काम कर सकती है, तो वही फर्क पड़ता है। अब कुछ टाइपोलॉजीज करके दे रखा है, 4 स्ट्रैंड टाइपोलॉजी बोला ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो कैसे आपके बिजनेस को सेग्रीगेट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है, आपके बिजनेस के प्रोसेस को कैटेगराइज कर रहे हैं, ताकि फिर एक एक प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे सके। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, उसको बोलते हैं कोर प्रोसेस। कोर प्रोसेस मतलब आपके बिजनेस का मेन फंक्शन, जिसपे आपका बिजनेस चल रहा है। अब इसमें इन्होंने कोर प्रोसेस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पूरे वैल्यू चेन में, दैट इज ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। कस्टमर ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए, तो दैट इज द कोर प्रोसेस। वो ऑब्वियस मेन प्रोसेस है, ऑर्डर ही फुलफिल नहीं करोगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। दूसरा सपोर्ट प्रोसेस, अब ये एंसिलियरी होंगे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़, आपका फाइनेंशियल सिस्टम, आपका एचआर सॉफ्टवेयर उसका सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें मेन बिजनेस के सपोर्ट में काम करती है, तो इसको हम सपोर्ट प्रोसेस बोलेंगे। तीसरा है बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस।
अपने सप्लायर्स और अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन लिंक जो है मेंटेन करना, उसको क्रिएट करना, दैट इज नेटवर्किंग प्रोसेस, तो ये भी एक पार्ट है। और फोर्थ पार्ट में बोला मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में आपका ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो 4 पार्ट्स में एक बिजनेस प्रोसेस को बांट दिया ताकि फिर कौन से डिपार्टमेंट में री इंजीनियरिंग की जरूरत है उसके ऊपर आगे फोकस किया जा सके वैसे। नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नाम से उस चीज़ को बोला है चेंज मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा टेक्निकली अपने इसमें लैंग्वेज वाइज नहीं जाएंगे, चलेगा, कुछ खास नहीं है, वही बातों को रिपीट कर रहे हैं कि भाई चेंज मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, नए प्रोसेसेस को टेस्ट करना है। अगर कहीं लगता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे थे उससे बेटर अगर दूसरे तरीके से काम करें तो अपना काम फास्ट हो जाएगा, तो अपने फिर उसको वैसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से बोला गया। तो ये पेज पे जितना कंटेंट है आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करना है तो भी ठीक है, टेक्निकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, स्टेप्स फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अगेन हेड पॉइंट्स वाला पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करो, क्या अचीव करना है, कस्टमर की नीड्स को उस हिसाब से आइडेंटिफाई करो, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को स्टडी करो, फिर उसको रीडिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट करो। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो सकती है, इवन सर्विसेज में भी अपने कर सकते हैं। अपन कस्टमर को कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक प्रोफेशनल सर्विस हो गई। अब मेरा भी पढ़ाने का एक तरीका होगा कि मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से मटेरियल दे रहा हूँ, आपका टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, जो भी सिस्टम अपने आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम है जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है और इससे आपका काम हो रहा है। बट कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको इस सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हो कि सर इसके बदले अगर ऐसा करे तो शायद हमारे लिए ईजी हो जाएगा, आप भी एक बार सोच लेना। अब मैंने सोचा उसके बारे में, मतलब मेरा एंड गोल वही है कि आपके लिए बेस्ट फैसिलिटी में प्रोवाइड करूँ, आपका रिजल्ट आए। अब अगर उसमें आपका कोई फीडबैक आ रहा है, मुझे लगता है कि हाँ अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे तो आपका रिजल्ट भी इंप्रूव होगा और मुझे भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो मैं डेफिनेटली मेरे सर्विसेज की प्रोसेस को भी रीडिजाइन कर सकता हूँ। तो ये किसी भी सर्विस में हो सकता है, किसी भी बिजनेस में हो सकता है, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो वही पॉइंट्स बोलती है, डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टडी, फॉर्मुलेट एंड देन इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसेस। इसके बाद एक फोर्ड कंपनी का एग्जाम्पल दे रखा है, केस स्टडी, लेकिन वो आज का पार्ट नहीं है, उसको अपने स्किप करते हैं, लास्ट में केसेस के साथ साथ बता दूंगा। ये थोड़ा थियोरेटिकल जो कंसेप्ट है पहले वो समझाना है। 3 मेजर टॉपिक्स हैं अभी चैप्टर में, एक बेंचमार्किंग है, एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है और एक 6 सिग्मा वाला जो कंसेप्ट है वो। तो अपने इसमें से आज बेंचमार्किंग और TQM कवर करेंगे, 6 सिग्मा फिर कल के लिए रखूंगा। बेंचमार्किंग कुछ नाम से ध्यान आ रहा है, क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट करना, बेंचमार्क सेट करना कि भाई ये गोल है, गोल सेट कर लेना। अब ये गोल आपको मिला कहाँ से, किस बेसिस पे आपने गोल सेट किया, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो बेंचमार्किंग बेसिक मतलब एक आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया और फिर उसको अचीव करने के लिए अब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और एग्जीक्यूशन करोगे। और लैंग्वेज के साथ चलते हैं, पढ़ो। Benchmarking is a strategy tool of comparison. It is used to compare the performance of the business processes and products of a company with that of the best performances of other companies inside and outside the industry which the company is a part of. Managers use the tool to identify the best practices in the other companies and apply those practices to their own processes in order to improve the company's performance. Improving company's performance is without a doubt the most important goal of benchmarking. ठीक है, तो यहाँ पे वही है ना, कंपैरिजन का टूल है ये। हम क्या करेंगे, जिस इंडस्ट्री में भी हम काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में जो बेस्ट है उसको हम देखेंगे, उससे अपने आप कंपेयर करेंगे कि भाई ठीक है इन्होंने अचीव किया है तो हमें भी वो टारगेट लेके चलना है कि उन्होंने जो अचीव कर लिया है वही हमारा बेंचमार्क है। एक बार हम वो अचीव कर लें फिर आगे का सोचेंगे। तो इंडस्ट्री में जो बेस्ट लोग हैं उससे कंपेयर करके अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यूजुअली यही होता है बेंचमार्किंग में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टूल, पढ़ो ना। In order to know the standing of one's business, it needs to be compared with the competitors. For example, your top management may be pleased with the fact that the rate of customer satisfaction for your company till they come to know that industry average for this variable is 95%. In this situation, though the rate of 85% seemed too brilliant initially, yet the will look dull when compared to the industry. Therefore, use of benchmarking becomes obvious. वैसे अपने बोलते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और यहाँ बोल दिया कंपैरिजन कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बिजनेस में तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, वहाँ कंपैरिजन नहीं कर। पर्सनल लाइफ में हमने बोल सकते हैं किसी को एक को दूसरे कंपेयर मत करो, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ये वो हर जगह होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होने नहीं वाली। कॉम्पिटिशन में अगर आपको किसी को बीट करना है तो उसको कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ कर रहे हो। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट की बात हो रही है, फीडबैक की बात हो रही है, तो आपकी कंपनी में 85% सक्सेस रेट है, कस्टमर्स अच्छा रेटिंग देते हैं, तो यू आर लाइक सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है बहुत अच्छा नंबर है। बट ये तब तक जब तक आप बाकी कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर नहीं कर रहे। बोले इंडस्ट्री एवरेज 95% है, मतलब इंडस्ट्री में बाकी जितने लोग हैं उन सबका एवरेज करो तो 95 है। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन रेट 95% है।
और उसमें आपका 85 मतलब यू आर बिलो एवरेज, तो वैसे ही 85% सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एवरेज से कंपेयर करो तो लगेगा हमने बहुत पीछे है। तो अब आपको वो बेंचमार्क बना के अपना जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज लगानी वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट। Such a type of comparison, as mentioned above, was not considered important management tool until the late 1980s and 1990s. Then Xerox introduced the process benchmarking technique. हाँ, ये धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है जब समझ में आने लगता है। अब जेरोक्स अपने तो नॉर्मली बोल देते हैं, एक्चुअली तो जेरोक्स कंपनी का नाम है ना, वैसे प्रोसेस तो फोटो कॉपी होता है, ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी निकालना, दैट इज द डॉक्यूमेंट, लेकिन अपने वजह जेरोक्स कर दिया। जेरोक्स तो कंपनी का नाम है जिसने मशीन पहले बनाई, अब वो भी एक तरीके का ब्रांडिंग हो गया कि आप कंपनी के नाम से उस प्रोसेस को टैग कर रहे हो। जैसे अपने मैगी बोल देते हैं, मैगी खानी है, तो एक्चुअली तो नूडल्स है, लेकिन नूडल्स का नाम मैगी है, लेकिन वही एक प्रोडक्ट बन चुका है। इस टाइप की जो ब्रांडिंग है वो बहुत कम कंपनीज अचीव कर पाती है, जो इन्होंने अचीव किया, दैट इज डेफिनेटली अ बिग अमाउंट, या जो भी अपने उसका लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, बोला है कि और भी कंपनीज है, जेरोक्स जैसे एग्जांपल दिया, AT&T एक सेल्यूलर कंपनी जो यूएस में भी काफ़ी फेमस है। तो ये सब कंपनीज ने इस तरीके के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अब बेंचमार्किंग के बेसिस पे कुछ अलग अलग टाइप ऑफ बेंचमार्किंग टेक्निक्स भी इवॉल्व हुई, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ नाम तो दे रखे हैं स्टार्टिंग में, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, वो आगे एक्सप्लेनेशन भी है। तो टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। मैंने मेन वर्ड्स हाईलाइट किए तो आपको एग्जाम के दिन रिकॉल करने भी ईजी रहेगा। इसमें ये बोला है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में हम एक सबसे वही इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट बात तो ये है। लेकिन यहाँ पे ध्यान इसमें रहेगा कि बाकी कंपनीज जो हमारे सेक्टर की नहीं भी हो सकती, अगर उन्होंने अपने सेक्टर में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई है जिससे उनको सक्सेस मिली है, जिसको अपने बोल सकते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी, तो बोले वही स्ट्रैटेजी से हम भी लेसन लेके अपनी कंपनी में अपने प्रोडक्ट पे भी वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ कॉम्पिटिटर को डायरेक्ट कॉपी करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन मेरी कंपनी अलग सेक्टर में है, टेलीकॉम में है, FMCG में है, दूसरी कंपनी ऑटोमोबाइल में है, केमिकल्स में है, बट उन्होंने अपने वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी लगाई उससे उनको उस बिजनेस में सक्सेस मिली। तो अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हमारे बिजनेस में भी पॉसिबल है तो वाई नॉट हम उसको एक बार ट्राई करके देखें। तो उस टाइप का अप्रोच जो है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। ये इनकी लैंग्वेज के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि फिर लिखते टाइम सेम कंटेंट आपको भी मिल जाए। देखो बोला है दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू compete in the market. The companies identify the winning strategies typically outside the boundaries of their own industry. मतलब दूसरी इंडस्ट्री कंपनीज को हम फोकस कर रहे हैं, यूज्ड बाय सक्सेसफुल कंपनीज एंड देयर आफ्टर अडॉप्ट देम इन ओन स्ट्रेटेजिक प्रोसेसेस। ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब कोई ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके का स्ट्रेटेजी लगाती है जिससे उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, कम वेस्टेज होता है, क्वालिटी चेक में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारी जो कंपनी है, हम ऑटोमोबाइल नहीं बनाते, हम मोबाइल फोन बनाते हैं, हम कोई पावर लूम मशीन बनाते हैं, तो सिमिलर स्ट्रेटेजी हम भी यूज करके अगर अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं दैट इज ओके। तो वो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग हो गया। दूसरा परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, यहाँ पे बोला इट डिटरमाइंस हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर व्हेन कंपेयर टू द कंपटीशन। आप परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो, मतलब अब यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर रहे हो कि भाई उसकी कंपनी का प्रोडक्ट और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट में क्या फर्क है। देखो ये थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ईगो में नहीं रह सकते, यार मैंने जो प्रोडक्ट बनाया बेस्ट है। आपकी कंपनी ने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया ऑब्वियसली बहुत मन से डिजाइन किया होगा, आपने पर्सनली उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना रखा होगा और एक इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट अगर आपके कॉम्पिटिटर के सामने स्टैंड नहीं कर रहा है तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि नहीं यार इसमें अभी और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि कस्टमर आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, वो पैसा खर्च कर रहा है, उसको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी वीक होगी तो नहीं परचेज करेगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग अपने को होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में हम कंपैरिजन वैसे कर रहे हैं। देखो उसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोला ही है, मेन फोकस किस पे रहेगा, क्वालिटी पे, फीचर्स पे, प्राइस पे, स्पीड पे, रिलायबिलिटी पे, डिजाइन पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, तभी जाके आप वो नंबर्स अचीव कर पाओगे बैलेंस शीट में जो आपको चाहिए। तीसरा है प्रोसेस बेंचमार्किंग, ये पर्टिकुलर फंक्शन वाइज काम कर सकता है। इट रिक्वायर्स टू लुक एट अदर कंपनीज दैट एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज एंड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू योर ओन प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट। तो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जो आप बिजनेस में कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं, बाकी लोगों से लेसन ले सकते हैं, वैसे चलेगा। और कंपनीज ये करती भी है बहुत बार, इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। आपके एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में आएंगे, देखेंगे हम कैसे काम करते हैं, हमसे सीखेंगे, वाइस वर्सा भी होगा, फिर हम अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। अब ये जनरली वो कंपनीज करती हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई देखो मेरा सपोज बिलिंग प्रोसेस है, हम ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, बिलिंग कैसे होता है, ऑटोमेशन कैसे किया हुआ है कि मिनिमम स्टाफ में क्विक प्रोसेसिंग होता है। आपकी कंपनी दूसरी इंडस्ट्री में है लेकिन आपको भी वो ई कॉमर्स में, ऑनलाइन बिलिंग में एंटर करना है, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो कि भाई देख लो मेरा प्रोसेस ऐसा है, इस तरीके से काम करते हैं, आप भी इंप्लीमेंट कर लो, आपका मेरा कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके मुझे बीट कर दोगे, वैसा मुझे टेंशन नहीं है, तो अपने एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज ओके, ये होता है।
नेक्स्ट अगेन कुछ बेंचमार्किंग की अप्रोचेज हैं, कुछ रिपीट भी होंगी, कुछ नई भी मिलेंगी। पहला बोला इंटरनल बेंचमार्किंग। अब इंटरनल बेंचमार्किंग में क्या होगा, दिस इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग टीम्स काम कर रही है, काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही है, तो हर टीम में 4-4, 5-5 लोग हैं, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो लोग का काम करने का स्टाइल अलग होगा। अब पता है क्या हो रहा है इसमें, जो पर्टिकुलर टीम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी तो देख रहा है कि यार ये लोग कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं, कि ज़्यादा अच्छे से टारगेट अचीव हो रहा है, जल्दी अचीव हो रहा है, तो कॉस्ट कटिंग भी हो रही है और एफिशिएंसी भी अच्छी है। तो बाकी टीम्स को बोला जाएगा कि भाई इनसे आप सीखो, इनको स्टडी करो, कि ये लोग, उनको बोल सकते हैं कि आप बाकी टीम्स को भी गाइड करो कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो, कि आपकी एफिशिएंसी बाकी सबसे बेटर आ रही है। कि तो इंटरनली अगर हमारी बाकी टीम्स भी अच्छा परफॉर्म करें तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन टुगेदर एज अ कंपनी हम सब ग्रो करेंगे। तो इंटरनल नॉलेज शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर किया जा रहा है तो उसको अपने इंटरनल बेंचमार्किंग में कवर कर सकते हैं। वैसा इसकी लैंग्वेज एक बार रीड कर लो। In large organizations that have operations in multiple geographic locations within or outside national and regional boundaries, or organizations managing plentiful products and services, duplicating functions and processes are usually performed among different teams, business units, or divisions of the same organization. Internal benchmarking is used to compare the work of such teams, units, or division to identify the ones that are best performing and share the knowledge throughout the company to other teams to achieve higher performance. ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे भी हो सकता है, और ये और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि भाई हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी, तो भाई इंडिया में भी हमारा यूनिट है, दुबई में भी है, श्रीलंका में भी है, चाइना में भी है, सब जगह है। तो वहाँ पे भी तो कंपैरिजन हो सकता है कि यार इंडिया वाली टीम जो है वो इतना अच्छे से टारगेट्स अचीव कर रही है, तो किस तरीके से काम करती है। अगर वही चीज़ हम बाकी कंट्री में हमें जो टीम सेटअप की है वो स्ट्रैटेजी उनको भी सिखा दें तो उनके लिए मैनेज करना ईजी हो जाएगा। और यूजुअली कंपनीज क्या करती है, जब कोई नई ब्रांच कहीं पे सेटअप करती है तो जो सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग ब्रांच है वहाँ के किसी सीनियर पर्सन को भेजती है उस ब्रांच पे, कि आप वो कंट्री में रहो, 6 महीना टाइम दो, उनको काम सिखा के ना एक बार सेटअप करके आ जाओ, फिर वहाँ का मैनेजमेंट संभाल लेगा, बट ट्रेन करने के लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा। इस टाइप का भी काम होता है। तो इंटरनल बेंचमार्किंग इस तरीके से हो सकती है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सेम है, जो पीछे अपन कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग की बात कर रहे थे, जहाँ हम कॉम्पिटिटर के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपनी प्रैक्टिसेस को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेम पार्ट हो गया। तीसरा फंक्शनल बेंचमार्किंग, इसमें हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन को टारगेट करेंगे, प्रोडक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, एडवर्टाइजिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो हो सकती है, और भी कोई चीज़ें हो सकती है। वैसा तो आप उसमें अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में एक होता है कस्टमर अक्वायर करना, उसको अपने बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो भाई हर नया कस्टमर अक्वायर करने के लिए कंपनी का खर्चा होता है, तो वो खर्चा हम जो कर रहे हैं वो हमारा एक इकोनॉमिक्स है। हमारे कॉम्पिटिटर्स कस्टमर अक्वायर करने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं वो भी तो हम कंपेयर करेंगे। अगर हमें लगता है स्विगी जोमेटो है, आप दो एग्जाम्पल ले लो, तो वो लोग एक दूसरे की ये सब चीज़ों को ट्रैक करते होंगे ना, कि यार स्विगी वाला कस्टमर एक्विजिशन पे 20 रुपये खर्च कर रहा है पर ऑर्डर या पर कस्टमर, हमारे यहाँ 25 रुपये लग रहे हैं, तो हम ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, वो 20 रुपये में एक कस्टमर अक्वायर कर पा रहा है तो हम 25 क्यों स्पेंड कर रहे हैं। तो सीखो उससे क्या अलग स्ट्रैटेजी लगा रहा है, कॉस्ट कैसे बचा रहा है, ताकि हम भी उस लेवल पे आ सके। दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इज फंक्शनल बेंचमार्किंग। नेक्स्ट जेनेरिक बेंचमार्किंग, देखें इसकी लैंग्वेज पढ़ लो एक बार। General benchmarking refers to comparison which focus on excellent work processes rather than on the business practices of a particular organization. For example, a company tries to improve its marketing capabilities and benchmarks itself against company X. While observing company's X marketing processes, it also notices the efficiency in management of its human resources by using big data analytics. This gives it an idea to implement such analytics in its own HR department to significantly improve its overall performance. सिंपली ऐसा हो गया कि आप किसी के रिजल्ट्स नहीं देख रहे, उस रिजल्ट के पीछे के एफर्ट्स और एक्शंस देख रहे हो। किसी के रिजल्ट्स देख के हमारा भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो भाई वो जितना एफर्ट कर रहा है वो भी कर लो। अच्छा वो एफर्ट कैसे कर रहा है, उसका प्रोसेस क्या है वो भी समझ लो। तो यहाँ पे ना वो बैक एंड में जो चल रहा है ना, जो बैक स्टेज पे जो स्टोरी चल रही है जिससे एक्चुअली में रिजल्ट आपको दिखा पा रहा है, हम उस प्रोसेस पे, उस स्टोरी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो प्रोसेस समझ आ गया तो रिजल्ट हमारा भी आ जाएगा। तो उस टाइप का जो अप्रोच है उसको हम जेनेरिक या फिर जनरल बेंचमार्किंग बोल रहे हैं, उस सेंस में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स कवर हो। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सिंपल पॉइंट्स, इजी टू अंडरस्टैंड, लो कॉस्ट एक्टिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, हमें इंसाइट्स मिल सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अवेयरनेस आ जाएगी। आप सोचोगे अपनी कंपनी के बारे में कि यार हमें इम्प्रूव करना है, तभी तो आपको अपनी गलतियाँ नजर आएंगी। एक आप अपने धुन में चल रहे हो कि यार मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तो आप जो कर रहे हो आपको क्या लग रहा है कि यार ये सब चीज़ें, तो आपको उसमें क्या लग रहा है कि यार ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छे से पता है।
और बेस्ट है, तो आप अपने आप को अगर ऑलरेडी इतना बेस्ट समझ रहे हो तो अपनी गलतियाँ आपको नज़र कैसे आएंगी। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा रियलिस्टिक रहो कि यार यहाँ पे हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो कब होगा जब कंपैरिजन करेंगे दूसरों से कि बाकी कंपनीज बेटर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपने प्रोसेस को और इम्प्रोवाइज करने का स्कोप नहीं है, स्कोप डेफिनेटली है, लेकिन उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग पहले आनी चाहिए। तो वो पॉइंट यहाँ पे बता दी, तो अगर आप वो करोगे तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, अवेयरनेस होनी चाहिए। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बेंचमार्किंग पार्टनर, मतलब कोई तो चाहिए ना गोल, किसके साथ कंपेयर करें अपने आपको, वैसा है। अब ये प्रॉब्लम वैसे जनरली सबको नहीं आती, ये तब आती है जब आप ऑलरेडी बाकी कॉम्पिटिटर्स को बीट कर चुके हो। एक होता है जो ऑलरेडी नंबर 1 है, आप नंबर 1 नहीं हो तो आपके पास एक गोल है कि इसके जैसा बनना है, इसने जो अचीव किया वो करना है, आपने वो अचीव कर लिया, अब क्या नेक्स्ट बेंच मार्क किया, ऑलरेडी नंबर 1 हो। तो वहाँ पे ना थोड़ा बहुत डेविएट हो जाते हैं कभी कभी, और फिर रिजल्ट खराब भी हो जाता है। तो अगर मोटिवेशन के लिए आपसे ऊपर कोई है ही नहीं तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर अपने ही रिकॉर्ड्स को बीट करने के लिए आपको काम करना चाहिए कि हमने जो अचीव किया इससे बेटर करके दिखाएंगे। और जो नंबर 1 कंपनीज है यूजुअली यही करती है। अगर ऑलरेडी आपने कस्टमर बेस सबसे बड़ा बना लिया, अब जियो के मान लो कस्टमर सबसे ज़्यादा है, तो सोचेगा चलो अब तो हो गया, रेस जीत गए अपने। रेस जीतनी थोड़ी, सर्वाइव करना है और कंटिन्यूसली बेटर करना है। अब वो क्या कोशिश करेगा पता है, लास्ट मंथ मैंने जितने सब्सक्राइबर ऐड किए, इस मंथ उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड करूंगा ना, खुद के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। तो फिर बेंचमार्किंग जो है वो इस तरीके से भी हो सकती है कि आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को बेंचमार्क बना लो। अभी अपने देख रहे थे विराट कोहली ने 50 सेंचुरी पूरी कर ली, अब हो गया ना, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब क्या बोले हो गया। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि वो सेंचुरी मारना बंद कर देगा, अब अपने रिकॉर्ड्स को और बेटर करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं और ज़्यादा सेंचुरीज बनाऊँ कि वो रिकॉर्ड अनबीटेबल हो जाए, तो उस लेवल पे जाएंगे तो फिर ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, आगे बेंचमार्किंग व्हील, ये भी बड़ा बेसिक सा आंसर है, आप देख लो, प्लान, फाइंड, कलेक्ट, एनालाइज, इम्प्रूव, यही होता है ना। पहले प्लान करो, डेटा ढूंढो, उसको कलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो एंड देन इम्प्रूवमेंट करो। नई बात नहीं, बेसिक बात। नेक्स्ट आंसर TQM, ये छोटा सा ही पॉइंट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। पहले बेसिक बताता हूँ फिर लैंग्वेज से रिलेट करता हूँ। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में नाम से तो आपको ये समझ में आ रहा है क्वालिटी पे पहले फोकस होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट वे। एग्जैक्टली वहाँ तक ये लिमिटेड नहीं है, क्योंकि क्वालिटी और कॉस्ट का ना एक रिलेशन बड़ा ट्रिकी है। आप जहाँ क्वालिटी इंप्रूव करने जाओगे वहाँ क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर आप सोचोगे यार कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई, प्रॉफिट कैसे कमाए, थोड़ा कॉस्ट कम करते हैं। फिर जहाँ कॉस्ट करने जाओगे कम, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो क्वालिटी और कॉस्ट का जो ये रिलेशन है, वो को रिलेशन, वो थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। TQM कंसेप्ट इसके बीच का एक मिक्स या फिर एक बोलते हैं ना लेवल फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मिनिमम क्वालिटी हम कॉस्ट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज़ बोलने में जितनी सिंपल है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में उतनी ही ये ऑपोजिट है कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, आयरॉनिक हो गई कि यार क्वालिटी भी चाहिए कॉस्ट भी चाहिए, कैसे होगा। तो हमें उसको बैलेंस करना है। तो कंपनीज कंटिन्यूसली प्रोसेस में लगी रहती है। क्या देखो, एक क्वालिटी में कैसा होगा ना, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और कंपनीज बड़ा स्मार्टली प्ले करती है। इसके ऊपर बहुत सारी थियरीज हैं। एक बड़ा खतरनाक एग्जांपल है, जो अपने बल्ब यूज करते हैं, किसने इन्वेंट किया था वो तो आपको याद होगा, थॉमस एल्बर्ट आइंस्टाइन। ग्राहम बेल ने तो फोन बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन। और भी कोई है, न्यूटन न्यूटन ने तो ग्रेविटी। बोले बल्ब गिर के फूटा नीचे, तो न्यूटन ने हाँ एल्बर्ट किसने? आइंस्टाइन। नहीं, आइंस्टाइन थॉमस ने तो एडिसन। हाँ थॉमस एल्वा इलेक्ट्रिसिटी एडिसन। की थी ना उसने तो। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का जो है आविष्कार किया था। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है वो तो डेफिनेट है, लेकिन जो पहला बल्ब बनाया था वो एडिसन ने बनाया था डेफिनेटली, ठीक है। तो एडिसन ने जब बल्ब डेवलप किया ना, तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वो फिलामेंट जो होता है ना बल्ब के अंदर, वो बार बार जल जाता था और वो फ्यूज उड़ जाता था उसका। तो उसका बहुत जगह अपने कोट्स पढ़े होंगे, 1000 टाइम्स या पता नहीं कितने टाइम्स वो फेल हुआ। उसके बाद वो उसने एक प्रॉपर बल्ब बनाया जो फिर वर्क किया काफ़ी टाइम तक। अब ये जो बल्ब बनाने वाली कंपनीज है, ये एक्चुअल में केस स्टडी आप सर्च करना मिलेगा। कितने सारे जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने बल्ब जो बनाया था उसकी लाइफ इतनी बनाई थी कि वो बल्ब सालों साल तक जो है डिफ्यूज नहीं होगा। अभी भी एक बल्ब है ऐसा उस टाइम का, जो कहीं पे अमेरिका में या कहीं पे है, वो बल्ब पहला बल्ब है स्टार्टिंग का बना हुआ, अभी तक जल रहा है। उसका फिलामेंट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, डिफ्यूज नहीं हुआ। तो बल्ब की ना एक्चुअली शेल्फ लाइफ इतनी बनाई जा सकती है कि 10 साल तक बल्ब खत्म ही नहीं होगा, डिफ्यूज नहीं होगा। और जिन्होंने इस पे काम शुरू किया था इनिशियली 1800s में या जब भी, तब उन्होंने उस टाइप के बल्ब बना लिए थे। फिर पता है क्या हुआ, इसका एक कार्टेल बना। ये फिलिप्स और ये सब जो कंपनीज है ना, इन सब लोगों ने कार्टेल बनाया। इवन एडिसन का जो जिसका पेटेंट टेक्नोलॉजी जो कंपनी यूज कर रही है, जनरल इलेक्ट्रिक्स ये कंपनी है, फिलिप्स है, इन सब लोगों ने मिलकर कार्टेल बनाया। इन्होंने मीटिंग की और ये डिस्कस किया कि यार अगर हम इतने अच्छे बल्ब बनाने लग गए कि 10 साल तक बल्ब खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो बिजनेस कैसे चलेगा। सब लोगों ने बल्ब खरीद लिया। एक पॉइंट पे तो ऐसा आएगा ना, हर घर में जितने बल्ब चाहिए उतने हैं, तो न्यू रिक्वायरमेंट तो क्रिएट ही नहीं होगी जब तक पुराना खराब नहीं होगा। तो बोला ये जो
बोलते हैं ना वारंटी, एक्सपायरी का जो कंसेप्ट आया, वो एक्सपायरी का कंसेप्ट ये लोग स्टार्टिंग में लेके आए कि भाई देखो इकोनॉमी चलानी है, पैसा घूमता रहना चाहिए। 10-10 साल 12-12 साल की शेल्फ लाइफ के बल्ब बना दोगे तो फिर वो आगे अपना बिजनेस कैसे चलेगा, लोग बल्ब ही नहीं खरीदेंगे। जान पूछ के जो बल्ब आज की डेट में बनते हैं या ट्यूबलाइट बनती है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी रखते हैं कि एक पॉइंट के बाद आपको दूसरा खरीदना पड़े। ठीक है, जब तक दूसरा खरीदोगे ना, कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये लोग चाहें तो ऐसा बल्ब बना सकते हैं। अब वो CFL बल्ब और ये सब अपने खरीदते हैं, तो 2 साल की वारंटी आती है, तो 2 साल में कुछ हुआ तो रिप्लेस कर देंगे, नहीं हुआ बाद में खराब हुआ तो अब नया ले लेना, अब उसमें और कुछ नहीं होने वाला। वो जानबूझ के उसको बनाते ही वैसा है कि वो 2-2.5 साल से ऊपर चलेगा नहीं। बाई चांस अगर जल्दी खराब हो गया ना, तो कुछ लोगों को रिप्लेस करके देना पड़ेगा। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर वारंटी के साथ आ रहा है, वारंटी खत्म होने के 15-20 दिन, महीने भर बाद ही खराब होता है। कभी हुआ है फ्रिज में, मोबाइल में, टीवी में? वारंटी में प्रॉपर चलेगा, जैसे ही वारंटी खत्म होगी थोड़े दिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपको क्या लगेगा यार अपने नसीब खराब है। नसीब नहीं खराब है, प्रोडक्ट बनाया वैसा है, और कैलकुलेट करके आपको उन्होंने वारंटी दी है कि आप खुश हो जाओ कि वारंटी है, टेंशन नहीं है। बाई चांस एब्रप्टली खराब हुआ तो ठीक है, अदरवाइज तो वारंटी के बाद ही खराब होना है, तभी तो उनको सर्विस में फिर और बाद में पार्ट्स में पैसा कमाने को मिलेगा, अदरवाइज तो कंपनीज इस तरीके से इंटेंशनली क्वालिटी को उन्होंने कट डाउन किया ताकि उनका बिजनेस चलता रहे, और ये आज भी कंटिन्यू हो रहा है। कुछ तब के रिसर्च साइंटिस्ट ऐसे थे, उन्होंने बल्ब की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश की, उनको कंपनियों से निकाला, बाहर किया। कितने लोगों पे समझो काम खत्म ही हो गया कि ये मानेगा नहीं तो फिर इसको गायब कर दो, कि भाई पूरा बिजनेस खराब कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हो चुके हैं और ये रियलिटी है। तो उनको ना वो अपने ऊपर ना वो इमोशनल नहीं हो जाते। अब अपन जैसे अगर जनरली कोई काम कर रहे हैं, अपने क्या सोचेंगे, अब मैं बेस्ट प्रोडक्ट बना के दूंगा ताकि कस्टमर खुश रहे, ये वो सुनने समझने में अच्छा है, इमोशन के हिसाब से सही है। लेकिन वही कस्टमर 10 साल बाद आएगा बल्ब खरीदने, तो 10 साल आपका घर कैसे चलेगा? तो आप वही सोचोगे ना कि 1-2 साल में बल्ब लेने आता रहे, बार बार खरीदता रहे, ताकि मेरा भी इकोनॉमी चलती रहे। तो कंपनीज एक्चुअली में वो इमोशन में काम नहीं करती, सब कुछ जो है कैलकुलेशन पे चलता है। इसलिए आप देख लो आज के प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वुडन फर्नीचर में एग्जाम्पल ले लो, बेड है, सोफा है, ये सब चीज़ें जैसे पुराने होते थे, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले के, तो आपने किसी घर में देखा भी होगा, बोले यार ये सोफा है, ये 20 साल पुराना है, ये बेड है 30 साल पुराना है, तब की क्वालिटी अलग थी। बोले एक बार बना लिया ना फिर देखना ही नहीं पड़ता था। अच्छा, वो वुड इतना हैवी होता था, वो बेड्स को अगर हटाना हो तो भी बहुत जान निकल जाती थी, इतना हैवी। आजकल आप देख रहे हो क्वालिटी कैसी आती है। आज ऐसा है कि 5 साल 10 साल चल जाए फिर आपको नया लेना ही पड़ेगा। अब इसके 2 एस्पेक्ट है, एक तो वही इकोनॉमी वाला कि भाई यार मैं एक बेड इतनी अच्छी क्वालिटी का बना रहा हूँ, इतने भारी वुड का बना रहा हूँ कि 50 साल उसको कुछ नहीं होगा, तो फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे? 50 साल तक वो बेड खराब ही नहीं होगा। दूसरा, पब्लिक भी बोर हो जाती है। अब लोगों को भी ऐसा हो गया ना, घर में भी जो इंटीरियर है, पहले होता था 50 साल से घर वैसा का वैसा दिख रहा है, अब ऐसा हो गया 5 साल में अपने ही बोर हो जाते हैं। बोले यार एक ही एक जैसा एम्बियंस हो गया घर का, चेंज करो। अब सोफे का कलर चेंज करा दिया, दीवारें वापस पेंट करा दी, इंटीरियर चेंज करा दिया, लोगों को भी चेंज चाहिए। तो वो दोनों एस्पेक्ट साथ में काम कर रहे हैं। कंपनीज को पैसों का रोटेशन चाहिए, पब्लिक को चेंज चाहिए। तो बोले क्यों इतनी अच्छी क्वालिटी का सोफा बना दे 50 साल चले, बनाओ ही ऐसा कि 10 साल के बाद वो खत्म हो जाए, ताकि लोग नया भी खरीदे, हमारा भी काम चले, उनको भी चेंजेस जो है अपने घर के इंटीरियर में वो करने का मौका मिल जाए। तो ये सब स्ट्रैटेजीज पे कंपनी चलती है। तो TQM इज फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड कॉस्ट। अब ये कैसे होगा? ये एक एब्रप्ट चेंजेस से नहीं होगा। एक है ना जापानीज टर्म है, उसको बोलते हैं काइजन। ये काइजन का मतलब है माइनर इंप्रूवमेंट्स करना। अगर आपको कोई भी चेंज करना है ना, तो वो कभी भी ड्रास्टिकली नहीं हो सकता। ड्रास्टिक चेंजेस आपको सेटल होने का टाइम नहीं देंगे। अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है, चेंज करना है ना, मेक स्मॉल चेंजेस ऑन रेगुलर बेसिस। अपने को जैसे पर्सनली भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज करना है तो ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट एक एक डिपार्टमेंट को टारगेट कर करके ग्रेजुअली करना पड़ेगा। उससे आपका माइंड सेट भी हो जाएगा कि अब मैं ये काम ऐसे कर रहा हूँ, 2-4 दिन करूंगा, सेट हो जाऊंगा, फिर दूसरी चीज़ों में चेंज करूंगा। तो लाइफस्टाइल चेंज करना भी इमीडिएट नहीं हो सकता, एब्रप्टली पॉसिबल नहीं है। कंपनीज के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे बोला TQM में ना कोई बहुत भारी वो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑल ओवर पूरा चेंज कर दिया, वैसा नहीं। छोटी छोटी गलतियां आपने ढूंढो, उसको इंप्रूव करते जाओ। एक पॉइंट पे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए, क्योंकि चेंजेस आपने एब्रप्टली नहीं किए। तो TQM के अंदर ना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एट अ स्मॉलर स्केल, उसके ऊपर फोकस किया जाए, तो जापानीज टेक्निक में अपने काइजन बोलते हैं वैसा। या देख लो 4th पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया, उसमें मिलेगा मेन फोकस ऑफ TQM वाज and is continuous quality improvement in the areas of product or service, employer-employee relations and consumer-based relation। ये सब पॉइंट्स। अब TQM को डिफाइन करते टाइम क्वालिटी को डिफाइन किया, वर्ड्स को ब्रेक कर दिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वो जो टोटल वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें फिर सब कुछ आ गया, पूरा सारे प्रोसेस और सब चीजें कवर हो गई, इम्प्लाइड है। तो डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लो डायरेक्टली उसमें 4th पॉइंट, द सिंपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM इज, पढ़ लो ना इसके ऊपर। The simple objective of TQM is do the right things right the first time every time.
Although originally applied to manufacturing operations, TQM is now becoming recognized as a generic management tool and is being widely applied in a number of service and public sector organizations all over the world. To do the right things, right the first time and right every time. तो आप सही काम करो, पहली बार भी सही काम करो और बार बार आप सही तरीके से काम करते जाओ. माइनर इंप्रूवमेंट जो है वो चलते रहेंगे, इम्प्लाइड सी बात है. और अब ये सिर्फ प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये सर्विस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सब जगह इस तरीके का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है. TQM इज द फाउंडेशन फॉर एक्टिविटीज विच इंक्लूड. अब इसमें जनरली बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए कि कहाँ कहाँ आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम आ सकता है. कमिटमेंट बाय सीनियर मैनेजमेंट, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट साइकिल टाइम रिड्यूस करना. देखो प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने में 2 महीने लग रहे हैं, तो आप उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा बहुत इंप्रूव करते जाओ और प्रोडक्ट 2 महीने के बदले मान लो 20 दिन में बन जाए, तो आपको नहीं लगता आपके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, साइकिल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ऑटोमेशन की तरफ जाके हम ये कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक बोला जस्ट इन टाइम, डिमांड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, ये भी जापानीज टेक्निक है, जस्ट इन टाइम अप्रोच. अब जस्ट इन टाइम अप्रोच का दूसरा नाम है जीरो इन्वेंट्री अप्रोच. बड़ी कंपनीज, ये भी जापानीज टेक्निक है. ये सारी जितनी भी बिजनेस में एक्यूरेसी वाली टेक्निक्स है ना, जापानीज लोग ही लेके आए, क्योंकि इनके लेवल का एक्यूरेसी और डिसिप्लिन पूरे वर्ल्ड में किसी के वहाँ नहीं. इन लोगों की ना जो स्कूलिंग है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना, वो वहीं से इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो बच्चों को सिखाते ऐसा है ना कि वो उनकी पूरी अब जनरेशन वैसे काम करती है. आप उसके वीडियोस देखो कितनी जगह आता है. अब जापान का ना उस दिन वो मेट्रो स्टेशन का एक पूरा वीडियो आया था, न्यूज़ पे आ रहा था. मेट्रो स्टेशन पे लाइन लगी थी और मेट्रो का, जैसे अपने यहाँ मेट्रो में गेट्स ओपन होते हैं ना, वो लोकल ट्रेन जैसा नहीं है. तो जो गेट है ट्रेन के आगे, वहाँ पे लाइन लगी है. वहाँ से जो क्यू स्टार्ट हो रहा है ना, वो पूरा ऊपर मेट्रो स्टेशन के बाहर रोड तक जा रहा है. पूरा स्टेशन खाली है, लेकिन क्यू को कोई ब्रेक नहीं कर रहा, सब लोग लाइन में खड़े. उनको ये चीज़ की नॉलेज है कि अगर एक एक करके बंदा अंदर जाएगा ना, तो सब लोग जल्दी जा पाएंगे. और ये जो दरवाजे पे भीड़ कर देते पहले मैं जाऊंगा, उसमें सब रह जाएंगे. वो उतनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज अपने यहाँ, तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन. रेलवे स्टेशन पे जाओ, एक, हाँ रुमाल एक कोच बना रखा है, उसमें 2 गेट है. इतने साल में लोग एंट्री और एग्जिट फिक्स नहीं कर पाए कि ये एंट्री का गेट होगा, ये एग्जिट का होगा. दोनों साइड से लोग उतर रहे हैं, दोनों साइड से चढ़ रहे हैं. फिर क्या होता है, कूली की भी जरूरत नहीं. आप 2 मिनट वहाँ खड़े रहो, लोग ही आपका सामान उतारो, चढ़ा देंगे कि भाई तू जल्दी हटता कि मैं जा सकूं. नीड ही नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. ये तो 2-3 मिनट का स्टॉप है, उसमें दोनों गेट आपने ब्लॉक कर दिए. इतनी बेसिक चीज पे हम नहीं काम कर पाए. वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्कूलिंग से वो सिखा रहे हैं. तो जो छोटा बच्चा सीख रहा है ना, उसको कल्चर ही वैसा पता है कि मुझे ऐसे ही काम करना है, तो वो कभी वो क्यू ब्रेक नहीं करेगा. दैट इज एन एडवांटेज. ट्रैफिक रूल्स में भी यही है. वहाँ पे रिकॉर्ड है ट्रेन एक्सीडेंट्स का. 1960 से लेके जापान में अभी तक ट्रेन एक्सीडेंट में 1 बंदे की डेथ हुई है खाली. ये रिकॉर्ड है. जो क्रॉसिंग होता है ना अपने यहाँ, नहीं वो फाटक पे क्रॉसिंग पे अपने रुकते हैं, यहाँ तो देखते हो रेगुलरली एक्सीडेंट्स होते हैं. कभी ट्रेन उड़ा के चली गई, किसी को क्रॉस करने गया. ऐसे एक्सीडेंट्स इंडिया में तो लाखों में होते हैं. जापान में 1960s में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो लोग इतने सीरियस हो गए थे ना कि ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए. और पंक्चुअलिटी में भी उनका रिकॉर्ड है. एक बार एक बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट आई थी, या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स लेट आई थी, उसका इशू बन गया था कि बोले ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए. तो बोले 1-1 मिनट की जो पंक्चुअलिटी है वो लोग को फॉलो कर रहे हैं. अपने यहाँ ये सब सोच ही नहीं सकते, कोई मतलब नहीं. इवन रोड ट्रैफिक पे भी ऐसा है, क्यों नहीं ब्रेक करते. और ये बाकी कंट्रीज में भी है कि वो लोग एक लाइन में व्हीकल चला रहे हैं ना, वो ऐसे ऐसे लेन चेंज करके कहीं से भी गाड़ी निकाल जाओ, वो नहीं करेंगे. ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है. या फुटपाथ पे चढ़ा के निकाल जाओ, सामने से आ जाओ, कहीं से भी चला लो, तो होता है. थोड़ी सी जगह दिखी नहीं, अपनी गाड़ी ला के रोक देंगे. अब सारा सबने रोड ब्लॉक कर दिया, अब जहाँ से जाना जाओ. तो वो इश्यूज वहाँ पे नहीं है. तो वो लोग ये सब टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं. अब जो जस्ट इन टाइम अप्रोच में आपको बोल रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं जीरो इन्वेंट्री अप्रोच. जापानीज कंपनी वालों ने ये सोचा कि बोले हम पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको गोडाउन में जमा करके रखते हैं. पैसा पहले पे करना पड़ता है, तो पैसा ब्लॉक होता है. इतने बड़े गोडाउन के लिए जमीन ब्लॉक होती है, तो क्या फायदा है इसका. फिर बोले जब गुड्स बन जाता है तो वेयर हाउस में रखा है, रेडी स्टॉक पड़ा है, फिर आएगा बायर, फिर उसको भेजेंगे, तो वो भी पैसा उसमें ब्लॉक होता है, साइकिल टाइम भी स्लो हो जाता है. नहीं, इन्वेंट्री क्या जरूरत है. जब प्रोडक्ट असेंबलिंग लाइन पे चाहिए तभी सीधा मंगवाओ ना सप्लायर से, और जैसे ही बन जाए वैसे बायर को बोलो लेके जा, प्रोडक्ट रेडी है. तो इन्वेंट्री क्या जरूरत है. अब ये जीरो इन्वेंट्री अप्रोच सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, हाँ ये तो बेस्ट है, बट आपको लगता है इतना टाइम पे काम चलता है इंडिया में. रॉ मटेरियल मंगवाया, अरे आ रहा है, अभी तो ऑर्डर किया है, आ रहा है. आज ट्रक रास्ते में पंचर हो गया, ट्रक वालों ने अचानक हड़ताल कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो ड्राइवर भाग गया, अभी वो मैटर चल रहा था. हाँ, तो वो अब सोचो वहाँ पे भी ड्राइवर, ये लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, वो बोले आपने रूल्स को स्ट्रिक्ट बना दिया कि अगर हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ड्राइवर भाग गया और बाद में पकड़ा गया, तो पहले प्रोविजन था कि 2 साल की जेल होगी, अब प्रोविजन कर दिया कि 10 साल की जेल होगी और 7 लाख रुपए का फाइन लगेगा. इस बात का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने रूल्स को स्ट्रिक्ट क्यों बनाया. अरे भाई, तो तुम ट्रक ठीक से चला लेना. फिर भले ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रक से किसी को उड़ा दे तो 10 साल की जेल नहीं, 2 साल की जेल होनी चाहिए. 10 साल बहुत ज्यादा हो गया, तो हम जेल जाने को रेडी है, लेकिन 10 साल नहीं. और आप इतना जेल प्रोविजन करोगे तो फिर रास्ते पे स्ट्राइक करेंगे. वैसा है. तो अब होता क्या ना, ड्राइवर, जैसे ट्रक का एक्सीडेंट होता है,
ड्राइवर सबसे पहले क्या करता है, भाग जाता है उसको कोई मतलब नहीं है। अब देखो उसमें ड्राइवर की भी गलती नहीं है, देखा जाए तो वो अपनी जान भी तो बचाएगा। अब एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ ये तो बाद में प्रूव होगा, लोग पहले उसकी धुलाई कर देंगे कि तूने ऐसे ट्रक चलाई वैसे चलाई, तो वो तो अपनी जान बचा के भागने वाला है। अब जान बचा के भागने पे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसी है कि उनको भी वो खटकने वाली है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। अब देखा अपन ने पेट्रोल पंप पे लाइन लग दी, रात को इतनी भीड़। अच्छा अगले दिन सुबह 8 बजे न्यूज आ गई सेटलमेंट हो गया जो लाइन में खड़ा होगा उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा, पर इतना पैनिक करके इतना लाइन में खड़े रहे। अच्छा जितना पेट्रोल भरवाया नहीं होगा तो एसी गाड़ी में बाहर ही जला दिया होगा, क्योंकि लोग लाइन में खड़े होते हैं तो इतना वेटिंग में टाइम लग ही जाता है, तो ऐसे मैटर है। तो जस्ट इन टाइम में जापानीज कंपनीज ने बोला कि हम इस तरीके का प्रोसेस इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, उन्होंने अचीव किया है। अब इसमें सप्लायर्स को ऐसा ढूंढ रहे हैं ना अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वैसे, क्योंकि देखो पूरे कंट्री में उनके कल्चर में पंक्चुअलिटी है, तो अगर किसी ने बोला है कि मैं इतनी देर में आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा तो वो कैसे भी करके करेगा। तो वहां पे क्योंकि पूरा सिस्टम वैसा है, इट इज पॉसिबल, उन्होंने वो अचीव किया। अब क्या होता है ऐसे वो ऑर्डर प्लेसमेंट अपने नहीं पढ़ते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू और ये सब आपने पढ़ा है, तो वो उसमें लीड टाइम होता है कि इतने दिन गुड्स जाने में लगेंगे, तो इतना पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, ये सब कैलकुलेटेड है। उनको पता है कि आने में 5 दिन लगते हैं, मेरे पास 5 दिन का स्टॉक है अभी, आप ऑर्डर कर दो। तो जैसे ये खत्म होगा ना असेंबलिंग लाइन पे सीधा गुड्स आएगा, उसको प्रोडक्शन में ले जाएंगे। अच्छा फिर जो बायर है उसको बोल रखा है कि गुड्स इतनी देर में रेडी हो जाएगा, आप सीधा पिकअप करके ले जाओ, तो हमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अच्छा लकीली इंडिया में अब ये टेक्निक्स जो है इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई है, अभी भी हालत उतनी खराब नहीं जितनी पहले थी। हीरो होंडा वालों ने हीरो कंपनी हीरो मोटो को अपने प्लांट में ये इम्प्लीमेंट किया है। उनका नॉर्थ साइड पे प्लांट है काफी बड़ा, शायद हिमाचल में या उत्तराखंड में, तो वहाँ पे उन्होंने जीरो इन्वेंट्री अप्रोच जो है वो किया है। ये भी डिस्कवरी प्लस पे मेगा फैक्ट्रीज में उन्होंने बताया। अब इतना अच्छा सिस्टम मैनेज किया, जो असेंबलिंग लाइन है उसके बाहर का जो पूरा एरिया है उस पर उन्होंने माइक सिस्टम टोकन सिस्टम वो सब पूरा दे रखा है। तो वो ट्रक्स जो है ना वो टोकन के हिसाब से अंदर आती है, रॉ मटेरियल लेके सीधा ट्रक अंदर आती है, सामान अनलोड होता है, डायरेक्टली असेंबलिंग लाइन पे चला जाता है, कहीं उसको रखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा ऑन द अदर साइड ऑफ द फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट रेडी होकर बाइक्स बन के रेडी है, वहाँ पे भी डिस्पैचिंग के लिए उन्होंने वैसे मैनेज किया। तो इतना सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो रहा है पार्किंग एरिया में, तो बाकी फैक्ट्री में तो ऑब्वियसली होना ही है। तो कंपनीज इंडिया में भी अभी इस चीज को मैनेज कर रही है वैसा, तो टीक्यूएम में ये सब चीजें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। प्रोडक्ट कॉस्ट कम करना, फैसिलिटेट द इम्प्रूवमेंट। एक है लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट क्या होता है आप थोड़ा साइड पे लिख के रख लेना। लाइन मैनेजर उसको बोलते हैं जो जूनियर स्टाफ से बोलते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स ले रहा है और सीनियर मैनेजर को अपडेट कर रहा है, ये मिडिल लेवल मैनेजर हो गया जो लाइन मैनेजर है। मिडिल लेवल मैनेजर हो गया, ये बॉटम लेवल मैनेजर से अपडेट्स ले रहा है कि भाई क्या काम हुआ, और सीनियर लेवल मैनेजर को आगे इन्फॉर्म कर रहा है। इसके साथ एक और भी टर्म आता है लाइफ एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा भी होता है। भले यहाँ पे पूरा उन्होंने समझाया नहीं, बट पॉइंट आया तो अपने रिलेट कर सकते हैं। एक लाइन मैनेजर और एक स्टाफ का एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है यूजुअली, एचआर वाले पार्ट में अपने बात कर सकते हैं। लाइन मैनेजर्स वो हैं या लाइन स्टाफ या एम्प्लॉय वो होता है जो उस टीम में सीनियर है, ठीक है, और बाकी का स्टाफ कौन है, जो उसका सबॉर्डिनेट है। अब इनमें ना वो ईगो क्लैश क्यों चलता है, क्योंकि जो सीनियर है मैनेजर है उसको क्या लगता है सब काम तो मेरी वजह से चल रहा है, तुम क्या करते हो, उनको दिमाग नहीं चला मैकेनिकल काम कि भाई जो बोला आप कर दो, अपना टास्क कंप्लीट करो। तो स्टाफ को वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इनके होने से क्या हो रहा है, जो मैं बोलता हूँ वही तो काम कर रहे हैं, तो इनके होने ना होने से कोई एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्टाफ होता है उसको क्या लगता है, बोले ये कुछ हवा में रहता है, 2 दिन हम काम पे नहीं आएंगे तब पता चलेगा काम कैसे होता है। उनका अपना, और वो बात सही भी है ना, देखो दोनों के कॉम्बिनेशन से काम चल रहा है। फिर वो लाइन मैनेजर को लगता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, अब 4 दिन स्टाफ छुट्टी पे, फिर उसको पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हमेशा रहता है। तो लाइन मैनेजर्स कहीं ना कहीं मिडिल लेवल पे होते हैं, ऐसा मान के चलो। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जनरल पॉइंट्स है, रिकग्निशन, सेलिब्रेशन, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले ना सारे उन्होंने यहाँ पे लिख दिए। आगे बढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करे चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट पार्ट, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। देखो पूरा स्टाफ अगर इस चीज के लिए रेडी नहीं होगा तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अचीवेबल नहीं, तो किसी टॉप मैनेजमेंट के सोच लेने से टीक्यूएम नहीं हो पाएगा, हर एक को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कस्टमर पे पहला फोकस होना चाहिए, ऑब्वियसली बेस्ट सर्विसेज देनी है हमें। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे बात हुई, प्रोसेस अप्रोच पे फोकस करना है। प्रोसेस अप्रोच वही है, एंड रिजल्ट तब मिलेगा जब प्रोसेस ठीक करेंगे। हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते रहेंगे, प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे, वो कभी नहीं आने वाला, तो वो आइडिया है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ऑल इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस शुड बी मैनेज्ड एज अ सिस्टम। इंप्लाइड है कंपनी में कोई प्रोसेसेस डिस्क्रीट या आइसोलेट नहीं होते, हर चीज का बाकी एक्टिविटीज पे इंपैक्ट होता है, तो टुगेदर इसको हमें रिलेट करना चाहिए। फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए, इंप्लाइड है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्रिएटिंग सच एनवायरनमेंट, वो लीडर की जो क्वालिटी की बातें अपन करते हैं। और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन विद सप्लायर शुड बी सस्टेन्ड एंड स्ट्रेंथन, क्योंकि सप्लायर फिर अगर टाइम पे सप्लाई नहीं करेगा तो आपका जस्ट इन टाइम अप्रोच तो खत्म हो गया,
तो वो अच्छे रिलेशन मेंटेन होंगे तो टाइम टू टाइम सप्लाई मिलता है। ठीक है, TQM यहाँ कंप्लीट है, बाकी 6 सिग्मा वाला आपने कल